ठीक है। लेकिन अगर इधर ही मैं विंट्रोप्स के रिजल्ट मेंशन करूं तो उसके रिजल्ट थोड़े से इससे अलग आते हैं। तो आप ये बस याद रखें कि मेल्स में कम एज कम्पेयर टू फीमेल्स, न्यू बॉर्न्स में, न्यू नेट्स में तो बहुत ज्यादा कम होता है, और एजिंग के साथ साथ ये बढ़ता है। जी महक, आपको क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? यस मैम। चलें जी, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस आती हैं हमारे पास। बाद में नहीं, स्टेजेस आती हैं। एक्चुअली रिजल्ट तो आया इसलिए क्योंकि पूरा प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, तो 1 घंटे का ये प्रोसीजर है। एक्चुअली अंदर चल क्या क्या रहा होता है ट्यूब के अंदर? सबसे पहले रोलेक्स फॉर्मेशन होती है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे सिक्कों का एक पैटर्न बनता है, कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाएं तो एक पाइल हो जाएगा, हीप बन जाएगा। ऐसे ही रोलेक्स फॉर्मेशन, एक आरबीसी के ऊपर दूसरा आरबीसी, तीसरा आरबीसी, तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाती है। तकरीबन पहले 10 से 15 मिनट में वो आरबीसी एक दूसरे के साथ स्टैगरिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करते हैं, रोलेक्स बनाते हैं। फिर अगले 40 आने वाले मिनट में वो सेटल डाउन होना शुरू होते हैं, और अगले 10 मिनट में वो पैक हो जाते हैं, और हमें बाहिर नजर आता है कि आरबीसी नीचे बैठ गई और प्लाज्मा ऊपर आ गया है। हम वो टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि एंटी कोआगुलेटेड लेना है आपने और उसको खड़ा करना है। ये अगर आपने ट्यूब लिटा दी, हॉरिजेंटल कर दी, कभी भी नहीं रिजल्ट आएगा। इसको आपने वर्टिकल पोजीशन पे रखना है। कुछ लोग स्टैंड को इतनी खुरदरी जगह पे रखते हैं, उनकी सरफेस प्लेन नहीं होती, उनका स्टैंड मुसलसल हिल रहा होता है। अगर वो खुद भी टांग हिलाने, पाँव हिलाने के आदी हैं, तो वो चेयर को साथ जोड़ के बैठे हैं, वो जितना खुद हिलेंगे स्टैंड भी साथ साथ शिवर करेगा, तो उस तरह भी रिजल्ट नहीं ठीक आएंगे। यानी कि वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। आपकी जगह साफ सुथरी प्लेन होनी चाहिए। साफ सुथरी से मुराद प्लेन होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। तो वर्टिकली रखना है इसको, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना। और उसके बाद 1 घंटे बाद आपने अपना रिजल्ट नोट करना है, और ब्लड एंटी कोगुलेटेड होना चाहिए। उसमें जो वॉइल थी उसमें कोई एंटी कोगुलेशन वाला फैक्टर मौजूद होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, या तो आप पर्पल वॉइल ले लें या ब्लैक ले लें। पर्पल वॉइल में कौन सा एंटी कोगुलेंट था? डीडीटी। ईडीटी है। और जो हमारी ब्लैक वॉइल थी? मैम ब्लैक के सोडियम अंदर ट्राइसोडियम ट्राइसोडियम। सिट्रेट। जी, ठीक हो गया तैयबा। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो ईएसआर को अफेक्ट करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और कुछ लैब के फैक्टर। लैब के फैक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर टेम्परेचर आप चेंज करते हैं, जैसे सनलाइट में, टेम्परेचर में, इसके रिजल्ट पे इफेक्ट आता है। टाइम, अब आपने कहा मैंने ईएसआर लगा दिया है, तो ये मैनुअल काम है, इसको लगाते हुए सबको मौत पड़ती है, क्योंकि आपको ऑपरेटर्स वॉश करना पड़ता है, एक बार स्टैंड निकालना पड़ता है, उसके ट्यूब्स निकालनी पड़ती हैं, सैंपल की डाइल्यूशन बनानी पड़ती है। तो फिर ना, आजकल जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको वो काम ऑटोमेशन पे करने की आदत हो चुकी है, तो जब उनको ये बर्तन धोने वाला काम करना पड़ता है तो उनको वैसी मौत नजर आती है। लेकिन अब इसकी ऑटोमेशन भी आ चुकी है। लेकिन हम फिलहाल मैनुअल सेटअप को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मैं उसके कंपैरिजन में बोल रही हूँ। तो आपने ये किया कि आपने कहा मैं जरा चाय पीने जा रही हूँ, मैं चाय पी के आके देखूंगी एसआर की रीडिंग, और आपको हो गए जाते जाते, आप मेस में गए, आपको 3 घंटे हो गए वापस आते आते। अब आप रीडिंग नोट कर भी लें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने 1 घंटे बाद नोट करनी थी, जो कि आपने निकाल आए हैं 1 घंटा, तो अब आपके उसके कोई फायदा नहीं। टाइम बहुत वेरी कर जाता है। तो विद इन 1 आवर आपको इसको रीड करना होता है, क्योंकि ये 10 मिनट, 40 मिनट और 20 to 30 मिनट ये सीक्वेंस होता है। हमने कहा है 3 ही तो स्टेजेस होती हैं, तो वो 3 स्टेजेस तो 1 घंटे में अचीव हो जाती हैं, फिर आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? ऐसे ही ट्यूब का फैक्टर, ट्यूब को हिला रहे हैं आप, टिल्ट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इससे भी हमारे ईएसआर की वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसे ही प्लाज्मा फैक्टर्स कितने मौजूद हैं, प्लाज्मा फैक्टर्स फिब्रिनोजन कितना मौजूद है, रेड सेल फैक्टर्स यानी कि आरबीसी ज्यादा है या कम है, एज, एज तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मैंने एज के बारे में? बस 4 लफ्ज बताए हैं, कोई बता दे जल्दी से। एज के अकॉर्डिंग यस सर रेट इंक्रीज होता है। अच्छा जी। फीमेल और जो मेल ज्यादा होता है और बच्चों में बहुत कम होता है, और ओल्ड एज वालों का बहुत ज्यादा होता है। जी, ठीक है, शाबाश। ऐसी ही प्रेगनेंसी में भी ये बताए, प्रेगनेंसी में रेस्ट कर जाता है, ये फॉल कर जाता है? ज्यादा होगा। जी, ठीक है, ज्यादा होगा। रीजन क्या होती है वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा जी, अब हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखने लगे हैं कि ईएसआर का ज्यादा होना और कम होना क्या करता है। वैसे अब हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, और मैं अब आपको सबसे मजे की बात बताने लगी हूँ कि आज हम जो 2 टेस्ट पढ़ रहे हैं, दीज आर टोटली गार्बेज टेस्ट। इनका हमें कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप दिल लगी के लिए कर रहे हैं, कर लें, वरना फायदा कोई नहीं है इसका। इससे ना हम कोई डायग्नोसिस बना सकते, ना इनकी कोई स्पेसिफिसिटी है। बस सस्ते हैं, चीपर हैं, इसलिए हम कर लेते हैं। और एक इनका फायदा है, फायदा भी नहीं है।
दिल टूटा हुआ हो, हम फिर भी कह रहे हैं फायदा ही है। फायदा नहीं कह सकते, बस टाइम पास है। कि इससे प्रोग्नोसिस का आइडिया हो जाता है। व्हाट इज प्रोग्नोसिस? मैम आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट। आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, शाबाश। तो आप बताना चाह रही हैं सबको कि अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, किसी को कोई बीमारी थी और वो उसके लिए इलाज करवा रहा है, तो पहले ईएसआर उसका 80 आया था और अब उसका ईएसआर 60 आ गया है, और अगली बार उसने कराया 4 हफ्तों बाद फिर 40 आ गया है, और उसके बाद फिर कराया 20 आ गया है। तो एक अक्लमंद इंसान को इस सीक्वेंस के साथ क्या समझ आना चाहिए? कि वो मेडिकेशन असर कर रही है या नहीं कर रही? कर रही कर है। रही है ना? कर कर रही है। रही है तो ईएसआर नॉर्मल हो रहा है ना? कर रही है, इसे कहते हैं प्रोग्नोसिस। तो ईएसआर और सीआरपी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू रखते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं रखते। जैसे अब आप में से मैं किसी को पिक करूं कि आपका ईएसआर ज्यादा आ रहा था, लेट्स सपोज मैं एमन शहर से कहूं कि एमन एमन मुझसे कहें कि मैम मेरा ईएसआर आया है 28, और मैं एमन से कहूँ हाँ जी एमन मुझे लग रहा है आपको ना वेल्डनस्ट्रोम मैक्रोग्लोबिनीमिया हो गया है। फिर मैं 2 मिनट बाद कहूँ नहीं नहीं एमन मुझे लग रहा है आपको अमाइलोइडोसिस हो गया है। फिर मैं 3 मिनट बाद कहूँ मुझे लग रहा है आपको टीबी हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन में भी तो ईएसआर बढ़ जाता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती। अगर मैंने ऐसा कहा ना तो फिर बड़ा बुरा मतलब मैंने कहा, अगर ऐसा मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू, कोई डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, कोई डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है कि इसकी बेस पे आप किसी को डिक्लेयर कर देंगे तुम्हें अनीमिया है, तुम्हें पॉलीसाइथीमिया है, तुम्हें वेल्डन मैक्रोग्लोबिनीमिया है, तुम्हें कुछ भी है। इस पे हम ये डिक्लेरेंस नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ता है नेक्स्ट टेस्टिंग का। तो इसको जो हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं ना, एक तो सस्ता सा टेस्ट है, वैसे ही डॉक्टर क्या भी दे तो मरीज की इतनी जान नहीं जाती कि चलो 200 400 500 लग रहा है कोई बात नहीं, जहां हम 10 10 हजार के टेस्ट करा लें, अब ये 200 400 क्या मायने रखता है। तो फिर जब डॉक्टर कह देते हैं होल रिपोर्ट के साथ कि ये सारे टेस्ट करा लें, तो फिर ये हो जाता है। लेकिन स्पेशली किसी ने कहा कि ये एसआर करा के लाओ ये देखना है, ऐसा अब कम ही होता है, और अगर होता भी है तो उसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस नहीं होती। चीपर टेस्ट है, नॉन स्पेसिफिक है, और जस्ट प्रोग्नोस्टिक वैल्यू रखता है। अब ये रेज किन किन कंडीशंस में हो जाता है? प्रेगनेंसी में ये रेज्ड हो जाता है, क्यों? एनीमिया में ये रेज्ड हो जाता है, क्यों? अब जल्दी से मुझे बता दें, शाबाश, आपको बात समझ आ चुकी है मेरी। आरबीसी ज्यादा। एनीमिया में आरबीसी ज्यादा होते हैं, वेल एंड गुड। आरबीसी कम हो जाते हैं। जी। मैम ईएसआर इसके लिए हम डिफाइन करते हैं इसके बिना आरबीसी क्राइटेरिया। कम होंगे तो वो थोड़े आरबीसी सेटल डाउन होंगे, तो प्लाज्मा ज्यादा होगा तो इससे ईएसआर की वैल्यू ज्यादा आएगी। अच्छा जी, चलें ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एनीमिया में आरबीसीज कम हो गए हैं। आरबीसीज पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसकी पूरी डिटेल है हमारे पास, वाई आरबीसी सरफेसेस आर नेगेटिवली चार्ज। पूरा का पूरा एक टॉपिक है हमारे पास कि ग्लाइकोकैलेक्स मौजूद होता है, फोस्फोलिपिड्स मौजूद होती हैं, फोस्फोलिपिड्स खुद फॉस्फेट कंटेन करती हैं, PO4 नेगेटिव, उनपे नेगेटिव चार्ज है, ग्लाइकोकैलेक्स नेगेटिवली चार्ज है। तो क्योंकि अगर ये सेल इसको आप कह रहे हैं, तो एक सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, और जो एक सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो ही चीजों से मेजरली बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। प्रोटीन्स भी उसमें मौजूद होती हैं, लेकिन बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लाइकोकैलेक्स नेगेटिवली चार्ज, फोस्फोलिपिड्स नेगेटिवली चार्ज, और सैलिसिलिक एसिड की वजह से भी इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब आ गया नेगेटिव चार्ज। आया क्योंकि वो मैंने वजह बता दी आपको, लेकिन आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल रिपेल। करेगा। रिपल्शन, शाबाश। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। एनीमिया के केस में ईएसआर इसलिए बढ़ रहा है कि एक आरबीसी दूसरे आरबीसी को, आरबीसीज हैं इतने कम कि उनको एक दूसरे से धक्का मुक्का करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही, तो ऑटोमेटिकली ईएसआर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि एक कमरा है, उसमें बंदे इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, जितनी जगह नहीं है। ऐसे ही आप पॉलीसाइथीमिया का केस डिस्कस करें जिसमें आरबीसी ज्यादा होते हैं, तो उसमें क्या होगा? एकदम से बहुत रश पड़ जाएगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा बहुत ज्यादा जोर से। तो मतलब कि उनमें रोलेक्स फॉर्मेशन का फैक्टर जो होगा वो उतना नहीं रहेगा जितना कि एनीमिया के केस में होगा। बस आप ये याद रखें कि जब जब आरबीसीज की आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत बढ़ती है ना, जब जब रोलेक्स फॉर्मेशन बढ़ती है, या वो फैक्टर जो रोलेक्स फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, दर हकीकत वो ईएसआर को फैसिलिटेट करता है। बस इतनी सी बात याद रख लें कि अगर कोई भी चीज
रोलेक्स फॉर्मेशन को, पाइलिंग को, हिपिंग को बढ़ा रही है ना, तो वो दरअसल आपके ईएसआर को बढ़ा रही है। तो एनीमिया में ईएसआर बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज आरबीसी जब एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, मतलब पुरसकून अंदाज में सलीके तरीके के साथ तमीज के साथ सेटल डाउन होते हैं, अच्छे से एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, ज्यादा उनको मतलब मौका मिलता है एक दूसरे से वार्म हग करने का, बनिस्बत पॉलीसाइथीमिया के केस के, वहां तो लड़ाइयां ही चल रही होती हैं सिर्फ। तो प्रेगनेंसी में बाप मुझसे पूछेंगे कि 3 बार आपने कह दिया क्योंकि प्रेगनेंसी में इसलिए बढ़ेंगे, तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये ब्रैकेट जो आप अंदर डाल देती हैं प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगा, ये ऐसा बढ़ेगा क्यों, ये नहीं आपने बताया, तीसरी बार आपने ये कह दिया। क्योंकि मैंने आपको एनीमिया बता दिया, और अब आप में इतनी सेंस होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में डायल्यूशनल एनीमिया हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में डायल्यूशनल एनीमिया हो रहा है, तो अब आप बात पूरी समझ जाए। अभी अभी मैंने एनीमिया डिस्कस कर दिया है, और प्रेगनेंसी खुद ही डिस्कस हो गई है, क्योंकि उसमें डायल्यूशनल एनीमिया हो जाता है। ऐसे ही मैक्रोसाइटोसिस हो जाए, कोई भी इंफ्लामेटरी डिजीज हो जाए, आप मुझे किसी भी इंफ्लामेटरी डिजीज की एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी जो आपके जहन में हो, कोई भी। जी स्टूडेंट्स, एसएलई कर सकते हैं हम, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस। आर्थराइटिस। SLE. जी एसएलई, रिमाटोइड आर्थराइटिस, और भी बेटा इतनी हमारी डिजीजेज हैं। इन्फ्लामेटरी डिजीजेज में ये बढ़ जाएगा। फिर इन्फेक्शंस, जैसे टीबी एक इन्फेक्शन है, ठीक है, इसमें बढ़ जाएगा ये। ऐसे ही मल्टीपल माइलोमा में, रूमेटिक फीवर में, एनीमिया में, एनीमिया तो डिस्कस हो गया है, तो इन सब में ये बढ़ जाएगा। अब ये कम किन किन कंडीशंस में होगा? जब ईएसआर कम होगा, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम में, जब जब खून गाढ़ा हो जाएगा, जब जब खून में आपके रोलेक्स फॉर्मेशन कम होने के चांसेस होंगे, जब फिब्रिनोजिन कम होगी, पॉलीसाइथीमिया होगा, सिकल सेल एनीमिया, स्पिरोसाइटोसिस और माइक्रोसाइटोसिस, इन सभी कंडीशंस में क्या होगा? ईएसआर कम हो जाएगा। ठीक है, मेथड्स हमने कर ली हैं, बाकी अब हमारी रह गई है सीआरपी। तो उससे पहले आप अगर ये रिपोर्ट देख लें ईएसआर की। जी क्या आया है यहाँ पे रिजल्ट? 12. जी 12। और नॉर्मल हमने क्या याद किया है? ये 12. अब मैंने नेम और जो वो थी ना एज पेशेंट की, वो मैंने क्रॉप कर दी, क्योंकि वो इस तरह से कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वो ऐसे मैं कर नहीं सकती थी, उस पे आईडी कार्ड नंबर मेंशन था, तो वो मुझे क्रॉप करना पड़ा। लेकिन मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये 30 साल की एक फीमेल है, उनकी रिपोर्ट है, तो अब मुझे बताएं ये 12 उस लिहाज से ठीक है, या बहुत कम है, या बहुत ज्यादा है? बहुत कम. चलें बेटा, मुझे 1 मिनट दे दें, सिर्फ अजान हो रही है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ईएसआर की समझ आ गई है, तो अब आपको सीआरपी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, सीआरपी जो है बेसिकली क्या है? ये भी एक प्रोटीन है जो लिवर से बनती है। अब इसका नाम सीआरपी क्यों है, एक आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, और इसका ईएसआर के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने कहा कि अगर आपको ईएसआर समझ आ गया, तो आपको सीआरपी भी आ गई है। क्या रिलेशन है इन दोनों का आपस में, और कितनी सिमिलैरिटी है इन दोनों की। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ जाती है, तो इसका मतलब आपको क्लियर है। नॉर्मल जो हम सीआरपी की रेंज लेते हैं, वो 6 मिलीग्राम पर लीटर से कम लेते हैं। अब ना इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आएगी, कि जब इसकी नॉर्मल वैल्यू हम लेते ही नहीं, मतलब ये नहीं आ रही ना, प्रोमिनेंट नहीं हो रही, तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। जी जब ये क्रॉस कर जाएगी कट ऑफ वैल्यू को, तो तब ये डिस्कस होगी। हर चीज की एक नॉर्मल वैल्यू होती है ना, कि ये इतनी आनी चाहिए, मगर इसके लिए नहीं हम ऐसी ख्वाहिश करते कि ये इतनी आनी चाहिए, ये ना ही आए तो हम कहते हैं बेहतर है, मतलब ये कम ही हो तो ठीक है। लेकिन जब ये ज्यादा होनी शुरू होती है, तो तब हमें परेशानी बनती है। लीवर से बनने वाली एक ये प्रोटीन है, और ये मैंने आज के जो टॉपिक था हमारा, सब टाइटल्स थे, मैंने टाइटल दिया था एक्यूट फेज रिएक्टेंट, और मैंने सीआरपी को भी अपने एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में मेंशन किया था। जब मैंने आपको ग्लोबुलिन्स पढ़ाई हैं, वहां पे भी मैंने ये कोट कराई है आपको। तो सीआरपी भी यानी कि ईएसआर की तरह ही है, यानी ये भी एक वो फैक्टर है जो कि इन्फ्लामेशन में इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और न्यूप्लास्टिक कंडीशंस में रेज हो जाता है।
ठीक है, इसका मतलब ये भी एक मार्कर है, जैसा ESR के बारे में कमेंट किया था, इसके बारे में भी सेम यही बात है। अब इसका नाम CRP क्यों रखा गया? रिएक्टिव प्रोटीन तक तो बात समझ आ रही है। सी क्यों है? ARP क्यों नहीं है? BRP क्यों नहीं है? DRP क्यों नहीं है? ERP क्यों नहीं है? CRP ही क्यों है? एनीवन कैन? बेसिकली हुआ ये कि जब ये पहली बार प्रोटीन हमने डिटेक्ट की ना, उस वक्त पे ये जिस मरीज में डिटेक्ट हुई थी ना, उसे न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन हुआ था। तो अब जो यहाँ पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माइक्रो पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया आपको बैक्टीरियो का पोर्शन, तो आपको याद है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में हम क्या कमेंट करते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या नॉन कैप्सुलेटेड? जी जल्दी बताएं, कैप्सुलेटेड होता है या Capsulated. नॉन कैप्सुल? ठीक है, कैप्सुलेटेड Capsulated. होता है। तो उसके ये जो प्रोटीन थी ना, लिवर ने, उस बंदे के लिवर ने ये प्रोटीन ज्यादा बना दी, और बदकिस्मती से उसको नीमोकोकल का इन्फेक्शन हुआ था। और नीमोकोकल बैक्टीरिया जो होता है, स्ट्रेप निमोनियाई, वो एक कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, यानी उसके ऊपर कैप्सूल लगा होता है, कवरिंग होती है कैप्सूल की। तो ये वाली प्रोटीन उसके कैप्सूल के साथ रिएक्ट कर गई। क्योंकि ये कैप्सूल के साथ रिएक्ट कर गई तो हमने इसको कहा सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्योंकि ये उसके कैप्सूल के साथ रिएक्ट कर गई। वैसे कोई इतनी मजे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपके काम आ जाती है। आपको इसकी वजह पता होनी चाहिए। बोंगी सी ही है, लेकिन पता तो होनी चाहिए ना कि जिसके साथ भी सलूक हुआ था तो बेसिकली निमोकोकल का इन्फेक्शन था उसके अंदर। बाकी इसकी वैल्यू जो है वो हम कब डिस्कस करते हैं? जब ये हमें 6 मिलीग्राम पर लीटर से रेज्ड मिलती है। कुछ बुक्स में लिखा होता है 8 मिलीग्राम पर लीटर से, जब ज्यादा हो जाए तो तब हम थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं कि कोई गड़बड़ चल रही है पेशेंट में। तो हाँ जी ठीक है, 6 7 8 से 6 को बेसिकली हम कट ऑफ कह रहे हैं ना। जब इसको क्रॉस कर जाती है तो हमें टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि CRP जो है ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है।